हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का काल वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। ये काल दो भागों में विभाजित है। 1500 से 1000 बीसी का काल जो है वो पूर्व वैदिक काल माना जाता है और इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिसके कारण इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। और जो दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल, वह है 1000 बीसी से 600 बीसी तक का काल है, वह उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की गई थी। भोजोकुई अभिलेख से इंद्र, वरुण, नसत्य, मित्र का उल्लेख मिलता है। वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य जो है, इसमें 4 वेद व उनकी 4 संहिताओं को शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? वैदिक साहित्य में। तो 4 वेद और उनकी 4 संहिताएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो 4 संहिताएं हैं इनकी। वेद में देखिए, पहली संहिता है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरी है आरण्यक ग्रंथ, तीसरी है उपनिषद / वेदांत और फोर्थ है अपनी वेदांग। तो ये 4 क्या है? वेदों की संहिताएं हैं। अब देखिए आगे, वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी का तक का काल माना जाता है। इस काल में वेदों की रचना होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जानना। आगे देखिए, ये जो वैदिक काल है, इसमें आर्यों का आगमन हुआ था और विद्वानों के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहाँ कहाँ है, इनके क्या प्रमाण मिले, किस विद्वान ने कहाँ इनका निवास स्थान बताया, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो आगे अपन देखते हैं। इसमें देखिए, वैदिक सभ्यता जो कि है ऐतिहासिक सभ्यता है। ऐतिहासिक सभ्यता क्यों है? क्योंकि इसके प्रमाणों को पढ़ा व लिखा जा सकता है, इसलिए इसको ऐतिहासिक सभ्यता का नाम दिया जा सकता है। इसे ऐतिहासिक सभ्यता माना जा सकता है। अब आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, उसके बारे में विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं वो देखते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सबसे उचित मत किसका है? मैक्स मूलर का है। इनके अनुसार मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान है। आगे देखिए, एडवर्ड ने आर्यों का मूल स्थान पामीर का पठार बताया और डॉक्टर संपूर्णानंद ने आल्पस पर्वत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। इसके आगे और देखते हैं अपन। ये देखिए, उस भारतीय विद्वान का नाम बताइए जिसने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव आर्कटिक बताया। तो वह है बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, आर्कटिक मतलब बच्चे जो है वो टिकते नहीं, बाल जो होते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। आर्कटिक किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखते हैं, उस भारतीय विद्वान का नाम बताइए जिसने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया। तो यहाँ भी ते है, दो ते है, तो सरस्वती, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत किया। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखिए, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वेद मानव द्वारा रचित न होकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। आगे देखते हैं, ब्रह्मव्रत किसे कहते हैं? ब्रह्मव्रत सरस्वती और द्योस्वती नदियों के बीच का प्रदेश अत्यंत पवित्र होने के कारण
अब ब्रह्मा जी है तो पवित्र तो होना ही होना है। अत्यंत पवित्र होने के कारण ब्रह्मव्रत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 3 वेदों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? तो प्रथम 3 वेदों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? त्रयी या वेद त्रयी। क्या कहते हैं? त्रयी या वेद त्रयी। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल एवं सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। सूर्य ग्रहण और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये देखिए, ग्रहण इसमें भी रहे और त्रि है ही। इस तरीके से आपको ये याद रखने के लिए है। सूर्य ग्रहण और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ये आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब इस युद्ध के बारे में देखते हैं। जो दशराज्य युद्ध था, यह युद्ध पुरुषनी नदी तथा रावी नदी के तट पर आर्यों के राजा सुदास व अनार्य वर्ग के राजा देवदास के मध्य 10 राज्यों के लिए हुआ। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई। कई बार पूछ लेते हैं, दशहरा के युद्ध का कारण क्या था? तो दशहरा के युद्ध का कारण देखते हैं। सुदास द्वारा विश्वामित्र को प्रमुख पुरोहित के पद से हटाने के कारण ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जब पूछी जाए तो वो सबसे पवित्र है तो वही सरस्वती नदी है, वो सबसे पवित्र नदी है। बाकी इसे जो सरस्वती नदी है इसे नदी तमा भी कहा जाता है। और जो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख के बारे में पूछा जाए तो सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वेदों को क्रमानुसार लिखे। कई बार वेदों का क्रम पूछ लेते हैं, तो वेदों का क्रम देखते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। आगे देखिए, आर्यों का आगमन भारत में किस देश में हुआ? तो आर्यों का आगमन भारत में ईरान से हुआ। नेक्स्ट, मध्य एशिया के उस स्थान का नाम बताइए जहां से आर्यों का शिलालेख प्राप्त हुआ। तो वह है एशिया माइनर से बोगस कोई शिलालेख मिला था। नेक्स्ट, इसमें आर्यों के देवता इंद्र, वरुण, मारुत, नरसत्य का उल्लेख मिलता है। किसमें? बोगस कोई शिलालेख में इंद्र, वरुण, मारुत, नरसत्य का उल्लेख मिलता है। ये क्या है? देवता, आर्यों के देवता थे। नेक्स्ट है, जीवन के सबसे अंतिम आश्रम में किसका अध्ययन किया जाता है? अंतिम जो आश्रम है उसमें अध्ययन किसका किया जाता है उसके बारे में। तो जीवन का अंतिम आश्रम है, उसमें उपनिषद अर्थात वेदांत का अध्ययन किया जाता है। वेदांगों को वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया जाता है। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, दूसरा है कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद, छठा है ज्योतिष। अब आगे देखिए, वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषता। वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषता क्या थी? यह ग्रामीण, पितृसत्तात्मक,
ऐतिहासिक, लौह युगीन यानी यहाँ लौह की ज़्यादा प्रमुखता थी, प्रधानता थी, इसलिए लौह युगीन सभ्यता भी माना जाता है। ग्रामीण थी, पितृसत्ता थी, ऐतिहासिक थी, लौह युगीन सभ्यता थी। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। आगे देखते हैं। आगे देखिए, पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी अभी तक पूर्व वैदिक काल चल रही है, तो ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक की थी। इसमें है सिंधु सरस्वती यानी सिंधु नदी, और ये नदियों की बातें हो रही है, सिंधु नदी, सरस्वती, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास नदी के बहाव के कारण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। यानी ये 7 नदियों के नाम है जिसके ये इनका बहाव एक साथ होने के कारण ये सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। तो इन नदियों का नाम कई बार पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन सी नदी है, एक नदी अलग से दे दी जाती है, तो कौन कौन सी नदी सिंधु प्रदेश में आती है। तो ये ध्यान रखिए, सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास नदी के बहाव के कारण उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र भी आपको याद रखना है, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है, पंजाब में है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण आर्यों का आक्रमण हुआ था। आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो पतन हो गया था। आगे देखते हैं, गंगा यमुना का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। गंगा यमुना का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, दोआब का क्षेत्र। ये किस नाम से जाना जाता है, दोआब के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोआब का क्षेत्र व कुरुक्षेत्र आर्यों के प्रमुख स्थान थे, यानी ये जो क्षेत्र था वो आर्यों का प्रमुख स्थान था। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी। पूर्व वैदिक काल की बात, यानी स्टार्टिंग की बात हो रही है, तो पूर्व वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल कहलाती थी, तथा सबसे बड़ी इकाई को जन कहा जाता था। जन के मुखिया को गोप अर्थात राजा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, यानी अब मतलब जैसे सबसे छोटी इकाई तो कुल हो गई, बड़ी इकाई पूर्व वैदिक काल में आपके जन हो गई, और उत्तर वैदिक काल में आते आते ये जो बड़ी इकाई है ये जनपद के नाम से जानी गई। नियोग प्रथा, समाज में एक नियोग प्रथा थी। अब ये नियोग प्रथा क्या थी इसमें देखते हैं। नियोग प्रथा, विधवा स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में रहने की अनुमति प्राप्त थी। यह प्रथा क्या कहलाती थी, नियोग प्रथा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख ऋषियों के नाम। ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख ऋषियों के नाम बताइए। तो इसमें है प्रमुख ऋषि आपके विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज और कश्यप, अत्रि आदि जो है ये आपके प्रमुख ऋषियों के नाम हैं। कौन कौन से हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज, कश्यप, अत्रि। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयोग किस शब्द का हुआ। ये बात भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस शब्द का प्रयोग हुआ था, वह है आपके जन शब्द का प्रयोग, और कितनी बार हुआ, 275 बार हुआ। आगे देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो अभी हमने पीछे भी बात की है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 1 व 10वां मंडल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, इसलिए कई बार के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए, पहला 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद की प्रमुख विदुषी महिलाओं के नाम बताइए।
तो प्रमुख विदुषी महिला पूछे तो इनमें है घोषा, अपाला, शिक्ता, राची, कक्षावर्ती, पोलोमी, निवावरी। तो ये प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। इन महिलाओं को ऋषि की उपाधि प्रदान की गई थी। ऋग्वेद काल के प्रमुख पुरोहित को क्या कहते थे? ऋग्वेद के प्रमुख पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद, ध्यान से सुनिए, ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद तथा यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद। तो बताइए अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहेंगे? ये अथर्ववेद के उपवेद को शिल्प शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उस वेद का नाम बताइए जिसमें यज्ञों का विधि विधान है। अब देखो यज्ञों का विधि विधान की बात हो रही है तो यहाँ पर यह है, यहाँ पर भी यह है, तो इस तरीके से आपको ये इजीली याद है। कई बार कंफ्यूजन हो ही जाता है। यज्ञों के विधि विधान के बारे में जब भी पूछा जाए यज्ञों से संबंधित तो ये आपके यही आएगा इसमें, यजुर्वेद। उस वेद का नाम बताइए जो गद्य पद दोनों में है। तो यही एक वेद है जो गद्य पद दोनों में, क्योंकि इसमें यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में देखो मंत्रों का उच्चारण होता है, जिसके कारण ये गद्य पद दोनों में ही माना जाता है। गद्य पद की संयुक्त शैली को क्या कहते हैं? तो गद्य पद की जो संयुक्त शैली है उसको चंपू शैली कहा जाता है। यजुर्वेद के प्रमुख पुरोहित को क्या कहते हैं? जितने वेद थे उनके प्रमुख पुरोहित भी अलग अलग होते, तो यजुर्वेद के जो प्रमुख पुरोहित है वो अधर्व्यु कहते थे उसको। नेक्स्ट है, उस वेद का नाम बताइए। उस वेद का नाम बताइए जिसे संगीत शास्त्र का जनक माना जाता था। तो संगीत, ये भी देखो स है और यहाँ भी स है, तो संगीत की जब भी बात हो तो सामवेद आएगा। ओके, सामवेद के प्रमुख पुरोहित को क्या कहते हैं? तो सामवेद देखो गीत से संबंधित है। गीत कौन गाता है? गाने वाला गाता, तो उद्गाता क्या हो जाएगा? उद्गाता जो है वो सामवेद के प्रमुख पुरोहित थे। नेक्स्ट है, सबसे अंत में किस वेद की रचना हुई? तो सबसे अंत में अभी अपने कर्म पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन का आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अथर्ववेद था, वो अंतिम वेद था। नेक्स्ट देखिए, औषधि शास्त्र का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो औषधि शास्त्र का, भाई औषधि है वो बिना पैसे के तो आती नहीं है, तो अथर्व अर्थ से संबंधित होगा, तो अथर्ववेद जो कि है ये भी देखो ऐसे है, औषधि भी ऐसे है, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अथर्ववेद को। अंधविश्वासों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब अंधविश्वास नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो दवाई से जहां संबंध आ जाए अथर्ववेद आएगा उसका। अंधविश्वासों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अथर्ववेद के प्रमुख पुरोहित ब्राह्मण का प्रमुख कार्य क्या था? अब इसका कार्य क्या है वो देखते हैं। अथर्ववेद के प्रमुख पुरोहित ब्राह्मण का प्रमुख कार्य यज्ञ को निश्चित करना ताकि यज्ञों में कोई गलती न रहे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, सृष्टि, जन्म मरण आदि विषयों का विवेचन किस में मिलता है? तो ये जब भी इनका विवेचन पूछा जाए तो विवेचन जो है वो उपनिषदों में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख उपनिषदों के नाम बताइए। तो नाम भी पूछ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे उपनिषद हैं लेकिन प्रमुख की बात करें तो यही है, ईशावास्यत, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वर, छंदोग्य और बृहदारण्यक तथा कौशिक की, ये जो क्या है आपके प्रमुख उपनिषद हैं। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को सप्तशस्त्री संहिता कहा जाता है?
तो सब सहस्त्र संहिता जो है वो आपके महाभारत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश किसे कहा जाता है? तो ज्ञान कोश किस संस्कृति का ज्ञान कोश? महाभारत को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, औषधि प्रयोग। औषधि प्रयोग रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो ये वही आ गया आपके टोना टोटका औषधि से संबंधित है, तो ये आपके अथर्ववेद में आ गया। पंचम वेद का संबंध किससे था? तो पंचम वेद का संबंध इतिहास से था। ठीक है, थैंक यू। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब